Hello everyone, how are you all? I hope you all must be good. अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आप अभी तक जान ही गए होंगे कि मैं आपके दो मेन सब्जेक्ट्स ले रही हूँ, फिलॉसफी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो आज का जो लेक्चर है वो मेरा फिलॉसफी से रिलेटेड है। फ़िलॉसफ़ी में भी मैंने आपके 2-3 लेक्चर्स मैंने मतलब अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने बेसिक्स बता दिए हैं, फ़िलॉसफ़ी की बेसिक बता दी है, मेजर स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी जिसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। साथ ही साथ इज़म्स भी मैंने 2-3 इज़म्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अ, वाद क्या होता है, इज़म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप अभी तक समझ गए होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, रियलिज़म, ये नेचुरलिज़म तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में मैंने आपके आइडियलिज़म और रियलिज़म बताया, तो आज का जो लेक्चर है वो आज का लेक्चर किस बात पे आधारित है? आज का लेक्चर जो है वो प्रकृतिवाद या नेचुरलिज़म पे आधारित है। तो आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे के मैं स्लाइड मोड के माध्यम से आपका कंसेप्ट और ठीक से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो प्रकृतिवाद चूँकि नया कॉन्सेप्ट है, नया वाद है, तो मैंने सोचा कि आपको पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ। बेसिकली प्रकृतिवाद जो है वो जो आपने पिछले लेक्चर्स में मेरे आइडियलिज़म और रियलिज़म ये दोनों अगर देखे होंगे तो दोनों में ही आइडियलिज्म में जैसे दो जगत की बातें कही गई और स्पिरिचुअल स्टडीज़ की बातें कही गई, इमॉर्टल वैल्यूज़ की बातें कही गई। इस तरह की बात प्रकृतिवाद में नहीं है। या रियलिज्म अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वस्तु से रिलेटेड जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसी से रिलेटेड वो फिलॉसफी है। लेकिन प्रकृतिवाद को अगर जैसे आज लेक्चर के माध्यम से आप समझेंगे तो प्रकृतिवाद शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम कुछ प्रकृति से रिलेटेड बातें बताएंगी। तो बिल्कुल सही है। प्रकृतिवाद जो वाद है या नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी है वो उसका बेस जो है वो नेचर है। क्योंकि इस वाद और इस इज़म के जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है वही सब कुछ है और हम जो इस दुनिया में हैं वो प्रकृति की देन हैं और हम प्रकृति में ही जन्म लेते हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रकृतिवाद का। लेकिन हमें प्योर फिलॉसफी प्रकृतिवाद की नहीं पढ़नी है, नेचुरलिज्म प्योरली नहीं पढ़ना है। हमें नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी को एजुकेशन में रखकर पढ़ना है, बीएड में। तो एजुकेशन में किस तरीके से प्रकृतिवाद का क्या रोल है वो इस रूप में मैं बताऊंगी कि रूसो, जॉन जैकब रूसो एक प्रकृतिवादी हुए हैं। उन्होंने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो या स्वतंत्रता का नारा दिया। क्योंकि रूसो को आप एज अ सिंगल थिंकर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने ट्रेडिशनल टीचिंग का विरोध किया, जिसके तहत जब उनको स्कूल में भेजा जाता था तो वो बार बार लौट आते थे क्योंकि वो विद्यालय को एक कृत्रिम वातावरण मानते थे। उनका मानना था कि बालक को किसी कृत्रिम वातावरण के तहत नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, बालक को खुला छोड़ देना चाहिए और वो स्वयं से सीखेगा। तो इसके तहत जब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म इन एजुकेशन इन नेचुरलिज्म, तो बेसिकली पहली बार रूसो ने चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कही। अभी तक जो टीचिंग थी आइडियलिज्म जो बेसिकली टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था उसमें टीचर जो कहता था वही होता था। लेकिन प्रकृतिवादी जो है वो जस्ट आइडियलिज्म, हम कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म के विरोध में आया क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब ज़ोरदार पनिशमेंट की बात कही जाती थी, टीचर ही मुख्य होता था, स्टूडेंट की कोई साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ प्रकृतिवादियों ने पहली बार बालक के मनोविज्ञान की बात कही, बालक की साइकोलॉजी की बात कही। इसीलिए अगर हम प्रकृतिवादी शिक्षा
देखते हैं, अगर आप और आगे समझेंगे स्लाइड मोड के थ्रू, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? जहाँ हम बालक की रुचियों, उसकी क्षमताओं, उसकी कैपेबिलिटी, वो क्या चाहता है, वो कौन से विषयों का चुनाव करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो उस पे छोड़ देना चाहिए, ना कि टीचर उस पे ज़बरदस्ती ये कहे कि नहीं बालक को ये पढ़ना है। तो बेसिकली बुकिश नॉलेज का विरोध किया गया प्रकृतिवाद में। दूसरा प्रिंसिपल या जो आधारभूत सिद्धांत है प्रकृतिवाद का शिक्षा में, वो दूसरा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और तीसरा बालक की रुचियों, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमताओं का बात की गई, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई। और एक और सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है नेचुरलिज्म, तो ये बात बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया गया कि बालक को ज़बरदस्ती हम ज्ञान को ठूसेंगे नहीं, मतलब टीचर जो है वो ज्ञान को ज़बरदस्ती उसके दिमाग में नहीं भरेगा, बालक स्वयं से सीखेगा। उसके सामने कुछ चीज़ें ऐसी जब आती हैं तो वो खुद से उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढेगा, और वो जो प्रॉब्लम्स का जब सल्यूशन निकल आएगा तो एक्चुअल में वो अपने अनुभवों के द्वारा सीखेगा, और अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है वो हमेशा एवर लास्टिंग होता है। तो प्रकृतिवाद में बेसिकली जो लर्निंग है, मेथड ऑफ टीचिंग है, वो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और जो डेवलपमेंट है बालक का, वो नेचुरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या प्राकृतिक विकास की बात करते हैं, या नेचुरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके से मैंने नेचुरलिज्म जो ये वाद है, जो आज का टॉपिक है, जिसको हम आगे स्लाइड मोड के माध्यम से पढ़ेंगे, उसकी कुछ बेसिक्स को मैंने अभी समझा दिया है। आगे लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड मोड, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे उम्मीद करती हूँ। और इस स्लाइड मोड के माध्यम से दोबारा से एक बार और जब रिवाइज होगा, और इसमें हम एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो लेट्स मूव विद द स्लाइड। अंतर्गत हम जो मेन टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हिस्ट्री ऑफ नेचुरलिज्म, definition of naturalism, major principles on which naturalism is based, then the main concept of naturalism, the main characteristics of naturalism, the various forms of naturalism. Apart from this, I'll be discussing naturalism with education, in which we'll cover the aims of education, then the curriculum of education, methods of teaching, teacher, school of education, discipline, and after that we'll evaluate naturalism in form of strength and weaknesses. The first slide deals with the naturalism, which is based on the concept that naturalism firmly believes that ultimate realities lies in the nature of the matter. इस स्लाइड के तहत हम प्रकृतिवाद को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रकृतिवाद बेसिकली प्रकृति पर आधारित है, और प्रकृति में जो मैटर है उस पर आधारित है। एंड द सेकेंड पॉइंट डील्स with in this slide that the whole universe is governed by the law of nature and they are changeable. इसमें ये बताया गया है कि प्रकृतिवाद जो पूरा ब्रह्मांड है वो प्रकृति के नियमों के द्वारा चलता है, और वह दे आर चेंजेबल, मतलब वो परिवर्तनशील है। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि नेचुरलिज्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, सबसे पुराना दर्शन है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, तो नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद एक डिस्टिंक्ट फिलॉसफी है, और इसको बहुत मुश्किल है डिफ़ाइन करना, क्योंकि इसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो ओवरलैप करते हैं अदर फिलॉसफी से।
So we can say that in Western world, as naturalism is a distinct philosophy, it is extremely difficult to define. It became its basic ideas tend to overlap with other philosophies. अब आते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ हैं, प्रकृतिवाद की जड़ कहाँ से शुरू होती है। क्योंकि नेचुरलिज्म एक सबसे ओल्डेस्ट नोन फिलॉसफी है वेस्टर्न वर्ल्ड की, तो हम ट्रेस बैक करेंगे एरिस्टोटल के टाइम से या उसके पहले के टाइम से भी। तो अगर हम इसके डीप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में वोल्टेयर ने बौद्धिक दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, और इससे उन्होंने पादरियों के द्वारा धर्म के नाम पर किए गए शोषण के विरोध में किया। और इसका असर ये हुआ कि इसमें आदर्शवादी विचारधारा को बहुत धक्का लगा, और फिर जो भौतिकवादी विचारधारा को इससे बल मिला। फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी जगत में रूसों का प्रादुर्भाव हुआ। रूसों आए और उन्होंने जो तत्कालीन समाज और राज्य की कटु आलोचना की, और इसके तहत हम कह सकते हैं प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। रूसों के प्रादुर्भाव के बाद जो उस समय की जो प्रेजेंट सिचुएशन थी सोसाइटी और नेशन की, उसकी उन्होंने इस प्रकार क्रिटिसाइज किया जिससे कि मनुष्य के प्राकृतिक जीवन जीने में बल मिला। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री में और क्या क्या नई बातें हुई जिसके थ्रू भौतिकवाद को बल मिला। These early philosophers subscribed to principle of empirical investigation that strictly anticipate naturalism. हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और उत्पादन का कारण मानती है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो किस प्रकार से प्रकृति के जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके द्वारा हम कैसे बता सकते हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स ने प्रकृति की सृष्टि की रचना अलग अलग पदार्थों से किस प्रकार की थी। जैसे सबसे पहले थैलस ने इस सृष्टि की रचना को जल से सिद्ध करने का प्रयास किया, और जल भी प्रकृति का एक पदार्थ है। और इसके बाद एनेक्समेनिस ने इस सृष्टि की उत्पत्ति वायु से सिद्ध की और सिद्ध करने का प्रयास किया, जो भी प्रकृतिवाद का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसके बाद हेराक्लिटस ने बताया कि अग्नि के द्वारा भी सृष्टि की रचना हो सकती है, जो भी और अग्नि भी प्रकृति का मूल तत्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद का प्रारंभिक दार्शनिक माना जा सकता है, परंतु एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इसका बीजारोपण डेमोक्रिटस के द्वारा हुआ। 460 से 370 ईसा पूर्व डेमोक्रिटस ने बताया कि इस प्रकृतिवाद की प्रकृति की जो रचना हुई है वो परमाणुओं के संयोग से सिद्ध करने में उन्होंने प्रयास किया, और जो आगे चलकर परमाणुवाद के नाम पर विख्यात हुआ। परंतु तभी यूनान में सुकरात या सोक्रेट का प्रादुर्भाव हुआ, और उन्होंने बताया कि पदार्थ अथवा प्रकृति के स्थान पर आत्मा और परमात्मा को मूल तत्व माना, तथा उसके द्वारा ही उन्होंने इसकी अस्तित्व के बारे में बताया तथा आत्मा परमात्मा के मूल तत्व को सिद्ध करने की कोशिश की। उसके बाद उनके शिष्य प्लेटो हुए, जो कि 427 से 347 ईसा पूर्व में इस संसार को विचारों के संसार का प्रकटीकरण मात्र बताकर पदार्थ और प्रकृति के बारे में बताया।
प्लेटो के आदर्शवाद के आधार पर हुआ। परंतु 15वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक खोजों ने हमें प्रकृति, पदार्थ तथा उनके बीच की क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया, तो दार्शनिकों का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था जिसमें एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद का विकास हुआ। So we can say that the early philosophers subscribed to principle of empirical investigation that strictly anticipate naturalism, were Herbert Spencer, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Rabindranath Tagore, डार्विन और लेमार्क इसके पूर्व विचारक माने जाते हैं। 17वीं शताब्दी तक प्रकृतिवाद का पौधा रोप दिया गया था। रूसो ईश्वरवादी थे, परंतु प्रकृति को शुद्ध एवं कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य की अपनी प्रकृति जो है वह शुद्ध एवं कल्याणकारी होती है, परंतु दूषित समाज में रहकर वह चालाक बन जाता है। उनके दूसरे विचार ने प्रकृतिवादी दर्शन के विकास को बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में तो रूसो के विचार पूर्ण रूपेण प्रकृतिवादी थे। रूसो के बाद हर्बर्ट स्पेंसर आए और उन्होंने प्रकृतिवाद को बढ़ावा दिया, उसकी नींव को पक्की की, साथ ही साथ उसके आधार पर प्रकृतिवादी शिक्षा का पूरा ताना बाना तैयार किया गया। इसके बाद हक्सले, बर्नार्ड शॉ और सैमुअल बटलर ने भी आदि विचारकों ने भी प्रकृतिवाद के विकास में बड़ा योगदान दिया और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। डिफरेंट डेफिनेशंस पर को देखेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकृतिवादी विचारकों ने किस प्रकार नेचुरलिज्म में अलग अलग डेफिनेशन दी है। जिसमें नेचुरलिज्म ये कहता है कि नेचुरलिज्म इज कंसर्न विद नेचुरल सेल्फ और रियल सेल्फ। ये और साथ ही साथ डॉक्टर प्रेमनाथ ने ऑब्जर्व किया कि नेचुरलिज्म इज एन एटीट्यूड रादर देन स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। इसी प्रकार हिंदी में अगर हम देखेंगे तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। एक और डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि नेचुरलिज्म इज द डॉक्ट्रिन विच सेपरेट नेचर फ्रॉम गॉड एंड सबऑर्डिनेट स्पिरिट to matter and set up the unchangeable law as supreme। ये जेम्स वॉर्ड ने ये डेफिनेशन दी थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकृतिवादी विचारधारकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है प्रकृतिवाद की, और कुल मिला के अगर हम प्रकृतिवाद को हम डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वो विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को प्रकृति जन्य मानती है और वह मानती है कि यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है, और यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है और आत्मा को यथार्थवाद चेतन तत्व मानती है, और वह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, जिसे प्राकृतिक जीवन जीने अर्थात प्रकृति के अनुकूल जीने दिया जाना चाहिए या प्रकृति के अनुकूल जीने द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन के द्वारा हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद बेसिकली it is based on the nature and also naturalism says that everything is made up of matter. This slide deals with the
naturalism, metaphysics of the naturalism, epistemology of the naturalism, and axiology of the naturalism. First of all, we'll define what is the metaphysics of naturalism. अगर हिंदी में उसको समझने का प्रयास करेंगे तो प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा क्या है। यूनानी दार्शनिक डेमोक्रेटिस के अनुसार इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है। जैसा कि मेटाफिजिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो रियलिटी के बारे में बात करता है। यह मेटाफिजिक्स फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो डील करती है यथार्थ के बारे में या रियलिटी के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में। तो इसको अगर हम देखेंगे, उसके आधार पे अगर हम नेचुरलिज्म को डिफाइन करेंगे मेटाफिजिक्स के अनुसार, तो डेमोक्रेटिस ने परमाणुवाद पर जोर दिया और डेमोक्रेटिस के अनुसार इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है। और इस विचार को आधुनिक युग में वैज्ञानिक डाल्टन महोदय ने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और यह तथ्य उजागर किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण होता है। उनकी यह विचारधारा परमाणुवाद कही जाती है। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर उसमें 3 प्रकार की शक्ति कणों के बारे में बताया, जो कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि जगत का मूल तत्व परमाणु नहीं अपितु परमाणु के संयोजक होते हैं या वो शक्ति कण हो सकते हैं, जो इस विचारधारा को हम शक्तिवाद भी कह सकते हैं। परमाणुवाद और शक्तिवाद को भौतिक विचार विज्ञानवादी प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। अगर हम फॉर्म्स की बात करेंगे तो नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं। कुछ प्रकृतिवादी संपूर्ण संसार को एक यंत्र के रूप में देखते हैं और यह मनुष्य को भी एक यंत्र के रूप में मानते हैं, जो ब्रह्म उत्तेजनाओं और प्रतिक्रिया के स्वरूप में क्रियाशील रहता है। यह मनुष्य के समस्त व्यवहार को उसके स्नायु ग्रंथियों तथा मांसपेशियों संस्थानों पर आधारित मानते हैं। इस विचारधारा को हम प्रकृतिवादी विचारधारा या मैकेनिकल नेचुरलिज्म भी कह सकते हैं। ये भी एक फॉर्म है नेचुरलिज्म का, जो कि हमने पहले बताया नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, उसके बाद नेचुरलिज्म मैकेनिकल नेचुरलिज्म, इसके बाद आपका तीसरा फॉर्म आता है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसके तहत इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने जो विकास का सिद्धांत बताया था या उसका प्रतिपादन किया था, उन्होंने बताया कि प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ, उसके बाद साधारण जातियों से पौधे से निम्न वर्ग और निम्न वर्ग से जीव जंतु जो कि निम्न वर्ग के थे, और फिर निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशु और पशुओं से मानव का निर्माण हुआ। इनकी यह विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद कहलाती है, जिसको हम बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म कह सकते हैं। आत्मा परमात्मा के विषय में भी सभी प्रकृतिवादी एक मत हैं। आत्मा को यह एक क्रियाशील तत्व मानते हैं या तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, और परमात्मा का इनकी दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी दृष्टि से तो प्रकृति ही अंतिम तत्व है या अल्टीमेट रियलिटी है। तो इस प्रकार जो नेचुरलिज्म का मेटाफिजिक्स है, उसके अंतर्गत हमने देखा कि नेचुरलिज्म के 3 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, दूसरा है मैकेनिकल नेचुरलिज्म और तीसरा है बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। अब हम बात करते हैं
एपिस प्रकृतिवाद की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। हिंदी में इसको हम समझेंगे, प्रकृतिवाद पर प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। सामान्य प्रयोग में जब हम देखते हैं तो प्रकृति से अर्थ उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, जैसे पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति, जीव जंतु। परंतु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का मूल तत्व है, जो पहले से था, आज भी है और जो भविष्य में रहेगा। इससे वे क्रियाएं भी निहित हैं जो निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं। जैसे पहले होती थी वैसे ही आज भी होती हैं और वैसे ही भविष्य में होती रहेंगी। उदाहरण के लिए जल, बर्फ और वाष्प ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनकी रचना समान तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल और जल से वाष्प और वाष्प से जल और जल से बर्फ, ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। पदार्थ के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृतिवाद प्रकृति मानता है और इसके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान द्वारा होता है। प्रकृतिवादी इंद्रियभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। उनकी दृष्टि से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान प्राप्ति की क्रिया में मन और मस्तिष्क का संयोजन होता है और तभी वह कार्य सफल होता है। अब हम तीसरी जो मीमांसा है एक्सियोलॉजी, या हिंदी में इसको हम कहते हैं आचार मीमांसा। तो आचार मीमांसा के अनुसार प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं को ही सत्य मानता है। प्रकृतिवादियों का स्पष्टीकरण है कि मनुष्य की भी अपनी एक प्रकृति होती है और उसकी यह प्रकृति अपने में एकदम शुद्ध है। उसके अनुकूल आचरण करने में मनुष्य को सुख मिलता है और प्रतिकूल आचरण करने में दुख मिलता है। अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। ये मनुष्य को किसी प्रकार के सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में बंध कर नहीं रखना चाहते हैं। ये उसे अपनी प्रकृति के अनुकूल आचरण करने की स्वतंत्रता देते हैं। इनका तर्क है कि जिन कार्यों के करने से मनुष्य को सुख मिलेगा उन कार्यों को वह करेगा और जिन कार्यों को करने से उसे दुख का अनुभव होगा वह उसे स्वयं छोड़ देगा। इस प्रकार प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नैतिकता के हामी है। बेसिकली पहली बार रूसो ने चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कही। अभी तक जो टीचिंग थी आइडियलिज्म, जो बेसिकली टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, उसमें टीचर जो कहता था वही होता था। लेकिन प्रकृतिवादी जो है वो जस्ट आइडियलिज्म, हम कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म जो है वो आइडियलिज्म के विरोध में आया, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब ज़ोरदार पनिशमेंट की बात कही जाती थी। टीचर ही मुख्य होता था, स्टूडेंट की कोई साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ प्रकृतिवादियों ने पहली बार बालक के मनोविज्ञान की बात कही, बालक की साइकोलॉजी की बात कही। इसीलिए अगर हम प्रकृतिवादी शिक्षा देखते हैं, अगर आप और आगे समझेंगे स्लाइड बोर्ड के थ्रू, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? जहाँ हम बालक की रुचियों, उसकी क्षमताओं, उसकी कैपेबिलिटी, वो क्या चाहता है, वो कौन से विषयों का चुनाव करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो उस पे छोड़ देना चाहिए। ना कि टीचर उस पे
ज़बरदस्ती ये कहे कि नहीं बालक को ये पढ़ना है। तो बेसिकली बुकिश नॉलेज का विरोध किया गया प्रकृतिवाद में। दूसरा प्रिंसिपल या जो आधारभूत सिद्धांत है प्रकृतिवाद का शिक्षा में, वो दूसरा है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और तीसरा बालक की रुचियों, उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी क्षमताओं का बात की गई, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई। और एक और सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है नेचुरलिज्म, तो ये बात बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया गया कि बालक को ज़बरदस्ती हम ज्ञान को ठूसेंगे नहीं, मतलब टीचर जो है वो ज्ञान को ज़बरदस्ती उसके दिमाग में नहीं भरेगा, बालक स्वयं से सीखेगा। उसके सामने कुछ चीज़ें ऐसी जब आती हैं तो वो खुद से उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढेगा, और वो जो प्रॉब्लम्स का जब सल्यूशन निकल आएगा तो एक्चुअल में वो अपने अनुभवों के द्वारा सीखेगा, और अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है वो हमेशा एवर लास्टिंग होता है। तो प्रकृतिवाद में बेसिकली जो लर्निंग है, मेथड ऑफ टीचिंग है, वो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात करते हैं। और जो डेवलपमेंट है बालक का, वो नेचुरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या प्राकृतिक विकास की बात करते हैं, या नेचुरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म, the various forms of naturalism. Apart from this, I'll be discussing naturalism with education, in which we'll cover the aims of education, then the curriculum of education, methods of teaching, teacher, school of education, discipline, and after that we'll evaluate naturalism in form of strength and weaknesses. प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत, some basic principles of naturalism. Nature is the final reality. This is one of the major principle of naturalism. Mind is the brain functioning, and brain is matter. All types of mental activities like imagination, thinking, reasoning, etc. are the functions of brain. The entire universe is governed by the law of nature, which are unchangeable. Science reveals the mysteries of nature, hence only that knowledge is true that is derived from science. Then the fifth principle, there is no God or spirit. Follow nature. This is the main slogan of naturalism, which is the greatest slogan of naturalism in education. The child occupies the central position in education process. The child should be educated according to his nature. It is the child himself rather than educator, the school, the book or the subject of the study that should be in the foreground of the educational picture. इस तरह से हम देखेंगे कि जो बालक होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रकृति के अनुसार ही हमें बालक को शिक्षा देनी चाहिए, और जो शिक्षा बालक को दी जाए वो उसकी साइकोलॉजी के अनुसार देनी चाहिए। और हम किसी तरह का फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको इसी पाठ्यक्रम पर मतलब इसको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो चाइल्ड है, जो बालक है, वो अपने आप ही ये डिसाइड करेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस प्रकार के करिकुलम में जाना पसंद करेगा। तो जो 8वां प्रिंसिपल इस स्लाइड में दिख रहा है उसके अनुसार द नेचुरलिस्ट एडवोकेट्स फ्रीडम इन एजुकेशन। जो अलग अलग प्रकृतिवादी हैं वो स्वतंत्रता पर बहुत जोर देते हैं, और ख़ासकर शिक्षा के क्षेत्र में वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार चाइल्ड इज़ अ गुड नॉट एन ईविल बीइंग born good, he remains good when all opportunities to fear and hate is abolished. उनका मानना है कि बालक जो है वो अच्छा है और वो बिल्कुल ख़राब व्यक्ति नहीं है,
बट वो अच्छी चीज़ों को लेके पैदा होता है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है कि उसे कुछ चीज़ें गलत अपने अंदर धारण करनी पड़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी इसीलिए प्रकृति जो उसकी स्वयं की प्रकृति है उसके अनुसार ही डेवलप करने की बात करता है। और नवी जिसके 9th पॉइंट में जो प्रिंसिपल है वो ये बता रहा है कि इंस्टिंक्ट शुड बी द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एजुकेशन। मीन्स शिक्षा में जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए वो उसका अपना इंस्टिंक्ट होना चाहिए। वो किस तरीके से क्या करना चाहता है, वो उसका इंटरेस्ट क्या है, कैसा उसका कौन सा एप्टीट्यूड है, वो जन्मजात कौन सी शक्तियाँ लेके पैदा हुआ है, इस पर निर्धारित करती हैं। They must be exploited fully to modify the behavior of man from animal behavior to human behavior. Means कि जब वो पैदा होता है तो वो एक एनिमल की भांति होता है, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के द्वारा वह एक ह्यूमन बिहेवियर में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स कि वो एक सिविलाइज्ड तरीके से समाज में रहना सीख जाता है। जो 10th पॉइंट, जो 10th बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म है वो है सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। उन्होंने बोला प्रकृतिवादियों के अनुसार जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो हमारे ज्ञान के मुख्य द्वार हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग मुख्य क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं। पर प्रकृतिवाद के या नेचुरलिज्म को एक बार उसके सिद्धांतों को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम एक बार और इसको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, जिसके तहत प्रकृतिवादियों ने ये बताया है कि इस संसार का कर्ता और कारण दोनों ही स्वयं प्रकृति ही है। प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ और पदार्थ के संयोग से संसार की रचना होती है और उनके विघटन से ही उसका अंत होता है। यह संयोग और विघटन की क्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। इनके बनने और बिगड़ने को प्राकृतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी से बर्फ और बर्फ से पानी बन जाने की क्रिया को हम प्राकृतिक परिवर्तन कह सकते हैं। इस संदर्भ में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनने का उदाहरण भी सर्वोत्तम है। संसार में अन्य पदार्थ की प्राकृतिक नियमों के अनुसार रूप परिवर्तित करते रहते हैं। भौतिक संसार ही सत्य है। इनमें से कोई भी आध्यात्मिक संसार नहीं है। आत्मा पदार्थ जन्य है, चेतन तत्व है। इसके साथ साथ एक और बहुत मुख्य सिद्धांत प्रकृतिवाद का है कि मनुष्य जो है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृतिवाद मनुष्य को जन्म से पूर्ण नहीं मानता है, परंतु उसे इस संसार की श्रेष्ठतम रचना अवश्य स्वीकार करता है। मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है प्रकृतिवाद का, जिसके तहत ये प्रकृतिवादी ये कहते हैं कि विकास के सिद्धांत, प्रकृतिवादी जो है वो विकास के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और इनके अनुसार मनुष्य का विकास निम्न प्राणी से उच्च प्राणी के रूप में हुआ है। मनुष्य का जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। प्रकृतिवादी मनुष्य के जीवन के किसी अंतिम उद्देश्य में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक प्राणी जो है वह जीने की इच्छा रखता है और जीने के लिए संघर्ष करता है और अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाकर सुरक्षित
रखता है और मनुष्य ने अपनी परिस्थिति और इस प्रकार यह संसार अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक सुख भोग कर समर्थ हुआ है। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत एक और आता है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि सुखपूर्वक जीवन के लिए प्राकृतिक जीवन उत्तम है। मतलब कि जिस प्रकार मनुष्य का जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, उसी प्रकार सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। प्राकृतिक जीवन के सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थितियों का नियंत्रण का महत्व भी है, क्योंकि उन्होंने प्रकृतिवादियों के अनुसार या विज्ञानवादियों के अनुसार प्राकृतिक जीवन के लिए एक मनुष्य में सबसे पहले जीवन रक्षा का सामर्थ्य होना चाहिए, फिर अपने प्राकृतिक वातावरण में समायोजन मीन्स किस तरीके से वो अडाप्ट करेगा उसकी शक्ति ज़रूर होनी चाहिए, और उसके बाद अपनी परिस्थितियों, जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उस पर नियंत्रण रखने की शक्ति मनुष्य में होनी चाहिए। जिस मनुष्य में यह शक्ति होती है वो आराम से सुखपूर्वक जीवन जी सकता है, और जिस मनुष्य में इस प्रकार की शक्ति नहीं हो पाती है उसको जीवित रहने में दिक्कत होती है। राज्य केवल व्यवहारिक सत्ता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं नेचुरलिज्म के। नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। Naturalism rejects all authorities that interferes with spontaneous development of children. It gives central position to the child and it gives maximum freedom to the child. According to naturalism, give your children the freedom to choose their path of least resistance. So we can say that in education or in the field of education, naturalism educates about freedom. It rejects all the authorities that interferes the spontaneous development of the child. अब हम अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि प्रकृतिवादी विचारक पुस्तकीय ज्ञान की शिक्षा को नहीं मानते। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य की उसकी प्रकृति के अनुकूल विकास करने एवं जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। एजुकेशन मीन्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर and the outer life. Then comes naturalism and aims of education. जब हम एम्स की बात करेंगे तो जो मुख्य शिक्षा के उद्देश्य हैं वो होंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट पार्टिसिपेशन इन इट। या हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियों का मार्गीकरण या उदात्तीकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता है, जिसके तहत हम किसी तरह की जोर या ज़बरदस्ती को हम प्रकृतिवादी जो है वो उसको पूरी तरीके से नकारते हैं। इसके अलावा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन संघर्ष के लिए है, शक्ति एवं योग्यता का विकास। जो दूसरा एम है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उसके तहत जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी को में जीवन जीने की इच्छा होती है और अपने जीवन की रक्षा के लिए वो अपने वातावरण में सदैव संघर्ष करना पड़ता है। डार्विन ने इस संबंध में 2 सिद्धांत दिए जिसके तहत जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व। इसके अलावा
शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। थर्ड इज सेल्फ एक्सप्रेशन। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एम ऑफ नेचुरलिज्म, जिसके तहत ये नेचुरलिज्म ये कहता है कि हर मनुष्य को या हर बालक को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसको इतनी आज़ादी दे कि वो अपनी बात को समाज के सामने या अगर वो क्लास में है तो वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। इसके लिए उन्होंने बताया एजुकेशन एम्स एट इनर फैकल्टीज़, कैपेसिटीज़ एंड पावर ऑफ द चाइल्ड। मतलब शिक्षा का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, आंतरिक जो शक्तियाँ या पावर हैं, वो उसको हमें बाहर लाना है, बाहर निखारना है। तो हम इस तरीके का उन्हें एटमॉस्फेयर दें, इस तरह का हम उन्हें प्लेटफॉर्म दें जिसके द्वारा बालक जो है अपनी इनिएट पावर्स को निकाल सके एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चाइल्ड। इसीलिए हर बालक जो है वो भिन्न है, तो हर बालक की जो प्रकृति है उसके अनुसार बालक को शिक्षा देनी चाहिए। परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, और इसके द्वारा ही हर व्यक्ति की परफेक्ट डेवलपमेंट हो सकती है। दिस स्लाइड डील्स विद द नेचुरलिज्म एंड डिसिप्लिन। मतलब प्रकृतिवादी अनुशासन के बारे में उनकी क्या राय है। इट गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड टू ग्रो इन द नेचुरल वे। वो किसी ज़बरदस्ती की बात नहीं करते हैं, वो ऐसा अनुशासन की पुरजोरता नहीं करते हैं जिसमें किसी तरह का बंधन हो। साथ ही साथ वो किसी तरह के पनिशमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट की भी बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ फ्री सोसाइटी, इट एज्यूम दैट चाइल्ड हैज़ नो knowledge of good and bad, but he suffers pain when he make mistake. Thus he gets rewards or punishment for his action. तो उन्होंने प्रकृतिवादियों ने बताया कि हर बालक अपने आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा अनुशासित हो सकता है। मतलब कि अगर किसी भी बालक को यह ज्ञान, ये नॉलेज नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अपने आप जब वो कोई पेन्स उसको होगा तो अपने आप ही वो मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा। इसीलिए हमें जब जो अगर अच्छा कार्य करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जब सही कार्य नहीं करेगा तो उसके उस एक्शन के लिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस तरह हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसिप्लिन को हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि अगर छोटा बच्चा है और हम उसे बार बार कहते हैं कि आग के पास मत जाओ, तो लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि आग से उसे क्या हानि हो सकती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बट एक बार अगर उसकी उंगली आग के पास आ जाएगी और वो जल जाएगा छोटा बच्चा, तो दोबारा वो आग के पास नहीं जाएगा। नेचुरलिज्म एंड टीचर शुड बी like an observer and able to understand the nature of the child. साथ ही साथ जो टीचर होगा वो स्टेज सेटर की तरह भी होना चाहिए, वो एक फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए जिसके तहत वो पूरा वातावरण प्रस्तुत करे, और फ्रेंड फिलोसफर और गाइड की तरह टीचर का रोल होना चाहिए। अब नेचुरलिज्म में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए? किसी भी तरह की रिजिड करिकुलम नहीं होना चाहिए। इट बिलीव्स इन द साइंस सब्जेक्ट्स, focal point, study of past experience, should contain games, sport, physical culture, biology, nature and study, language, etc. Naturalism and curriculum. No rigid curriculum. It believes in science subjects. It believes in focal point, study of the past, should contain games, curriculum should contain games, sport, physical culture,
biology, nature, study and language etc. उद्देश्य के अनुकूल ही प्रकृतिवादियों की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। प्रकृतिवादी भौतिक जीवन जीने को ही सत्य मानते हैं और उनकी रक्षा एवं विकास पर ही सबसे अधिक बल देते हैं। इसीलिए ये पाठ्यचर्या में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान को सबसे अधिक महत्व देते हैं और साहित्य, कला एवं संगीत को भी सबसे कम महत्व देते हैं। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। Naturalism and methods of teaching. It is a result against the old traditional bookish system of education, direct experience with the nature. प्रकृतिवाद में जो शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है उसमें बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको नकारा गया है और जिसके तहत लेक्चर मेथड, बुकिश सिस्टम को पूरी तरीके से नकारा गया है और इसमें पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड बेस्ड मेथड की बात कही गई है, जिसके तहत ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव हो जो नेचर के द्वारा हो। चाइल्ड टीचिंग मेथड्स आर सपोर्टेड, या हम कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड, जिसमें आप लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय एक्टिविटी, इस तरह के लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह के मेथड्स का प्रयोग होना चाहिए। टीचिंग मेथड आर चूजन अकॉर्डिंग टू द एज एंड इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही तरह का टीचिंग मेथड सभी स्तर या सभी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए एक हो। उन्होंने बताया कि प्ले वे सिस्टम, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्ले वे मेथड से या मेथड से पढ़ाया जाए, खेल खेल में पढ़ाया जाए। साथ ही साथ जब बच्चे एडोलेसेंट एज में आए या बड़े क्लासेस में आए तो उनको एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाया जाए, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा पढ़ाया जाए, जिससे कि मैक्सिमम एक्सपीरियंस उन्हें अनुभव हो। साथ ही साथ बच्चा जो है उसे फ्रीडम दिया जाए और उस स्वतंत्र अपनी इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड के द्वारा जो उसे अच्छा लगे उसके तहत ही उसे पढ़ाया जाए। इसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है नेचुरलिज्म में, मेथड्स ऑफ टीचिंग के तहत। ह्यूरिस्टिक मेथड में बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके तहत उनके सामने प्रॉब्लम्स रखे जाते हैं और उन प्रॉब्लम्स को बच्चा स्वयं दूर करता है। जिसके तहत बच्चे को टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है और बच्चा स्वयं से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड भी नेचुरलिज्म की देन है। इसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे नेचुरलिज्म की कि क्या स्ट्रेंथ हैं नेचुरलिज्म की। जो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉलो नेचर, ऑटो एजुकेशन, प्ले वे, सेल्फ डिसिप्लिन, दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरलिज्म, जिसमें अपने आत्म अभिव्यक्ति की बात कही गई है, नेचर को फॉलो करने की बात कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम प्रकृति ही सब कुछ है और फ्रीडम की बात कही गई है। अनुशासन में किसी तरह की कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात नहीं कही गई है। उन्होंने बताया, प्रकृतिवादियों ने कहा कि हमें ऐसा अनुशासन देना चाहिए बच्चों को जो कि खुद से बच्चा अपने इनर डिसिप्लिन के थ्रू वो खुद करे। किसी तरह की मार पीट, किसी तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो सबसे ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरलिज्म है इट इज़ द सिंप्लिसिटी। Naturalism does not complicate the perception of existence by using abstract concept, and the main strength of naturalism is that this is the first philosophy in which first time the child psychology
was introduced. Rousseau was the first person through which the child psychology was introduced, in by which the individual differences were taken into consideration, and Rousseau said that every child is different. Now we'll discuss about the weaknesses. It is based on one-sided psychology irrespective of the individual differences, capacities and temperament. ये एक उसकी कमज़ोरी है. Direct experience can't be provided all the time, expensive and sometimes it is impossible. तो ये इसके weaknesses हैं. इस तरह हम देखेंगे कि नेचुरलिज्म एक या प्रकृतिवाद एक ऐसी फिलॉसफी है जिसके द्वारा हम बहुत सी चीज़ों को आज के आधुनिक शिक्षा में उनकी जो साइकोलॉजी है उसको अपना के एक विस्तृत पाठ्यक्रम दे सकते हैं. अभी तक जो आप लोगों ने स्लाइड मोड के थ्रू नेचुरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट समझे, उसमें आप लोगों ने एजुकेशन के सारे आयामों को देखा होगा कि शिक्षा जो नेचुरलिज्म है वो किन आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है, उसके क्या मेन प्रिंसिपल्स हैं, साथ ही साथ क्या एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो नेचुरलिज्म की फ़िलॉसफी को जो हम लेके चलते हैं शिक्षा में, करिकुलम क्या है. तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट को समझा और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि नेचुरलिज्म के सारे कंसेप्ट को मैं भली भांति समझा सकूँ. तो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन.